फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के पार्ट 4 में हैं। पार्ट 3 तक हमने पूरे बेसिक को एकदम डिटेल्स में देखा है, जैसे कि क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन, क्यों आया, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। फिर हमने डिसेबलमेंट के बारे में देखा, डिसेबलमेंट कितने टाइप के होते हैं, पार्शियल, टोटल, सब कुछ। और उसके बाद हमने देखा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या क्या, वो लोग कैसे लाइबल हैं कंपनसेशन पे करने के लिए, इस टाइप से। अब हम लोग देखेंगे कंपनसेशन के बारे में, क्योंकि ये एक्ट ही है कंपनसेशन को लेकर। ओके, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो अब हम बात करेंगे कंपनसेशन को लेकर कि कंपनसेशन क्या होता है और वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कंपनसेशन क्या होता है। तो ये एक तरीके की, जिसे हिंदी में हम क्षतिपूर्ति कहते हैं, कि अगर किसी वर्कर को चोट लग गई, किसी भी तरीके से काम करते वक्त उसका कुछ नुकसान हुआ उसके शरीर का, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयर को उसके लिए कुछ हर्जाना देना पड़ेगा जिससे वो अपना इलाज करवा सके। या फिर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, वो काम कर पाने में अनेबल हो गया है, असक्षम हो गया है, तो एम्प्लॉयर अब वो पैसे को भरेगा। यही हो गया बेसिकली कंपनसेशन। ओके, अब जैसा कि हमने देखा था, बीमारियां जो होती है वो बहुत तरीके से आ सकती है। ठीक है, हमने देखा था स्केड्यूल 1 में, स्केड्यूल 2 में, इस टाइप से। तो यहीं पे कंपनसेशन जो है वो सेक्शन 4 के अंदर में कवर्ड है, सेक्शन 4 के स्केड्यूल 4 में कवर्ड है। ठीक है, मतलब स्केड्यूल 4 के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता है। डिपेंड्स ऑन, कंपनसेशन किस पे डिपेंड होता है, किस बेसिस पे किया जाएगा। तो नेचर ऑफ इंजरी, कितनी इंजरी लगी है, बहुत ज़्यादा है तो कंपनसेशन भी ज़्यादा होगा, कम इंजरी है तो कंपनसेशन भी कम होगा। ठीक है, और एज के ऊपर कि उस वर्कमैन की एज क्या है, और वेजेस, वर्कमैन का वेजेस कितना है, उसे कितना वेजेस मिलता है, उसी के ऊपर कैलकुलेट होता है कंपनसेशन। मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दोस्तों, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए काम करते वक्त, उसे ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तो उसे देना पड़ेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस, जो भी उसका मंथली वेजेस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मंथली वेजेस, तो अगर वो सपोज फुल टाइम काम किया है तो लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब लास्ट 12 मंथ में उसने जो भी काम किया है तो उसे जो भी सैलरी मिलती थी उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 50 इंटू मंथली वेजेस लेंगे इंटू रिलेवेंट फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे देखते हैं, तो ये स्केड्यूल 4 में देखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 50%। ओके, और 80,000 या फिर 80,000, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, मतलब 80,000 तो फिक्स्ड है कि मिलेगा। सपोज़ ये करने पे अगर कम आता है कंपनसेशन का अमाउंट, तो 80,000 अगर ज़्यादा अमाउंट है, सपोज़ ये करने पे 60,000 आया और कंपनसेशन का अमाउंट यहाँ पर 80,000 है, तो 60 और 80 में जो ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ मोर, वो हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डेथ के लिए मोस्ट जो मतलब सबसे बड़ा अमाउंट क्या मिलेगा, 80,000, या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है अगर इसका निकले। फिर नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट कितने टाइप के हैं, क्या क्या है इसके अंदर, ये मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छे तरीके से समझाया है और इसकी लिस्ट भी दे दी है कि कितने टाइप के हैं किस स्केड्यूल में, पार्ट 2 पार्ट 1 सब कुछ बताया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी नॉलेज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यहाँ पे जैसे डेथ के टाइम पे 50% था, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाने पे 60% हो जाता है। तो सेम वही तरीका है, मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर्स, इसका 60% निकालेंगे, या फिर 90,000, और इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, या तो ये या फिर ये, मतलब मिनिमम अमाउंट 90,000 मिलेगा ही। ओके, फिर नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, उसके पहले हमने देखा था फुल्ली अगर डिसेबलमेंट हो गया, यहाँ पर क्या है, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो, परमानेंट हो लेकिन कुछ आधा डिसेबलमेंट हुआ हो, मतलब 2 कान है तो 1 कान खराब हो गया हो, इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो इसमें क्या होती है, अगर इंजरी स्पेसिफाइड है, किसमें स्पेसिफाइड होगी, तो पार्ट 1 शेड्यूल 2, पार्ट 2 स्केड्यूल 1 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसमें बताया था, पार्ट 2 के वीडियो में बताया था, तो उसमें आप ज़रूर जाके देख लेना। सो अगर इंजरी स्पेसिफाइड है तो प्रपोर्शनेट टू लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जो भी एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी थी, उस वो जितना कमाता था उसी के प्रपोर्शनेट यानी उसी के रेशियो में मिलाकर देना पड़ेगा। ओके, और अगर नॉट स्पेसिफाइड है, मतलब जो इंजरी हुई है वो स्पेसिफाइड नहीं है अभी तक स्केड्यूल में, तो
क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर होगा, जो उसकी बीमारी, एम्प्लॉय की बीमारी चेक करेगा, इंजरी चेक करेगा, वो जितना असेस्ट करेगा कि कितनी % बीमारी उसे है, उस हिसाब से उस रेशियो में अमाउंट दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है टेम्पररी डिसेबलमेंट। थोड़ा सा चोट लगा हो, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो क्या करेंगे, 25% ऑफ मंथली सैलरी, जो भी उसकी सैलरी होगी वो 25% मंथली सैलरी देंगे किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब कौन रिव्यू करेगा, तो ये रिव्यू करेगा कमिश्नर। ठीक है, वो चेक करेगा कि सचमुच एम्प्लॉयर दे रहा है या नहीं, कितने टाइम में देना है एम्प्लॉयर को, ये सब। तो असैप, असैप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी देना है। अगर अमाउंट कैलकुलेट करने में लेट हो रहा हो, ये सब हो, तो प्रोविजनल पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि एम्प्लॉय को इलाज करवाना है, तो यहाँ पर लेट नहीं चल सकता। तो प्रोविजनल पेमेंट, प्रोविजनल मतलब होता है पहले ही पेमेंट दे देना, बाद में हिसाब कर लेना कम या बेसी। ओके, फिर पेनल्टी की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉयर नहीं पे करता है टाइम पे, तो क्या पेनल्टी लगेगी। ठीक है, सो अगर एम्प्लॉयर टाइम पर नहीं पे करता है तो उसे 12% पर एनम के हिसाब से पनिशमेंट लगेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। 12% पर एनम के हिसाब से जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर, मतलब इंटरेस्ट जाएगा 12% करके, मतलब कंपनसेशन तो जाएगा वो अमाउंट, और उसके साथ साथ 12% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, मोर ओवर, और भी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, 50% ऑफ द कंपनसेशन एज पेनाल्टी। सपोज 1 लाख रुपए अगर पेनाल्टी के रूप में देने हैं, तो 50% यानी कि 1 लाख का 50,000 और देना है, यानी कि अब 1.5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मैक्सिमम 50%, उससे ज़्यादा पेनाल्टी नहीं लगेगी। ओके, सो ये थी पेनाल्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आई होप आपको कंपनसेशन समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा ये चैप्टर या फिर और भी इससे रिलेटेड आपके सिलेबस के चैप्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा। सो कंपनसेशन के टाइम पर कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है, कमिश्नर को कब पे करेंगे, मतलब मैंडेटरी है कि इस टाइम पे कमिश्नर को ही पे करना है। जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए उस टाइम पर अमाउंट कमिश्नर को ही पे करना है। सेकंड, अंडर लीगल डिसेबिलिटी, अमाउंट अगर लीगल डिसेबिलिटी के अंदर चल जाए। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी मतलब क्या हुआ, लॉ के टाइप से अब उसे सॉल्व होगा, कहीं फंसा हुआ है, केस वगैरह चल रहा है, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अमाउंट कमिश्नर को पे कर दिया जाएगा, फिर वो सुलटारा करेगा, वो जिसे देना है उस टाइप से करेगा। देन कंपनसेशन कांट सेट ऑफ, ये कंपनसेशन का जो अमाउंट है ना वो टोटली अमाउंट के रूप में एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, उसमें कोई सेट ऑफ नहीं चलेगा। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, सपोज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से बहुत पहले 50,000 रुपीज़ ले रखे थे कि मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा, तो एम्प्लॉयर यहाँ पे काट नहीं सकता है पैसे को। ठीक है, ये बोलकर नहीं काट सकता कि आपने तो मेरे से 50,000 लिए थे तो पहले वो चुकाओ या फिर इसी में सेट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनसेशन का अमाउंट फुल्ली पे होगा। फिर नेक्स्ट है कंपनसेशन अमाउंट सिक्योर्ड बाय क्रेडिटर। अब ये सिक्योर्ड बाय क्रेडिटर क्या होता है, तो एम्प्लॉयर को कुछ अमाउंट क्या है ना वो पहले ही किसी जगह पे सिक्योर करके रख देना पड़ता है, या तो किसी बैंक में, या फिर कंपनसेशन के नाम से एक बिल्डिंग खरीद कर रख लिया कि जब कुछ होगा तो इस बिल्डिंग को बेचकर कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं सिक्योर्ड करना, सिक्योर्ड बाय क्रेडिटर। तो इस अमाउंट को पहले ही सिक्योर्ड करके रख देना पड़ता है। Then any agreement which cancel compensation right is void. Suppose employer ने कुछ दिमाग लगाकर कोई ऐसा एग्रीमेंट बनवा लिया जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो पैसे नहीं पे करेगा एम्प्लॉय को, तो अगर ऐसा एग्रीमेंट बन भी गया है तो ये लॉ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सीधे सीधे ये लाइन लिखता है कि एनी एग्रीमेंट विच कैंसल्स कंपनसेशन राइट इज़ वॉइड। वॉइड यानी वो पूरी तरीके से नल है, यानी कि वो खाली है, उसको मान्यता मिलेगी नहीं अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना है तो। मतलब एम्प्लॉयर नहीं बच सकता, अगर एम्प्लॉय को चोट लगी है उसके काम करते वक्त तो एम्प्लॉयर को पे करना ही पड़ेगा। हाँ, एम्प्लॉयर भी बचा हुआ है अगर एम्प्लॉय की गलती है जिस जगह पे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में अपने वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों ये था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कंपनसेशन रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ आए वो आप तक पहुंच जाएं। और अगर कोई वीडियो ऐसी है जिसको समझने में आपको दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं
कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी और नोट्स के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताकर जाएँ। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, कमेंट करना ना भूलें। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में और भी टॉपिक्स में लेकर आऊँगी। थैंक यू।